ने सुना था कि चचा बशीर ख्वाब और गोलियां खाकर खुदकशी कर लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर और सिपाही और समद बुखारी वहाँ पहुंचकर बेगम से इंक्वायरी करते हैं। बेगम ने एक टेप रिकॉर्ड की तरफ इशारा देखते हुए कहती है, आज मैं ये रिकॉर्ड बेचने जा रही हूँ। हम ऐसे तंग हो गए हैं कि घर का सामान बेचकर गुजारा होता है। इसके आगे की कहानी सुनिए। उन्होंने कभी किसी सामान को बेचने से इनकार नहीं किया, लेकिन टेप रिकॉर्ड पर एतराज़ कहने लगे, आज इसे रहने दो, कल चाहो तो जाकर बेच देना। समद बुखारी ने चौंक कर पूछा, क्या सिर्फ आज ही बेचने के लिए मना किया था? दूसरे दिन बेचने पर राजी था? जी हाँ, वही यही कह रहे थे। आज मैं इसे घर से ना ले जाऊँ। समद बुखारी तेज़ी से चलता हुआ टेप रिकॉर्ड के पास पहुँचा, फिर इसमें लगे हुए इस पोल को देखा। टेप रिकॉर्ड के तार को स्विच बोर्ड से मुंसलिक करने के बाद टेप को रिवाइंड किया। जब रिवाइंड हो चुका तो स्टॉप करने के बाद इसे ऑन किया। थोड़ी देर तक खामोशी रही। सब लोग सवालिया नज़रों से समद बुखारी को और टेप रिकॉर्ड को देखते रहे। फिर इसमें बशीर अहमद की आवाज़ उभरने लगी। वो कह रहा था, इस लड़के ने मेरी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना दिया है। पहले इसकी माँ मनूस कहती थी, आसिफज़दा कहती थी तो मैं हंसता था। मुझे यकीन नहीं था कि अब यकीन हो चुका है, जो कहता है वही होता है। लेकिन मैं इस तरह हर लम्हे सहम कर मरना नहीं चाहता। मैंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन जिस शख्स को अपनी मौत का यकीन हो जाए, इसे फिर तकदीर भी नहीं संभाल सकती। मैं समझता हूँ कैंसर के मरीज़ एक मखसूस मियाद से ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन वो इसीलिए जल्द मर जाते हैं कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो जाता है। यकीनन वो कैंसर से ही मरते हैं, लेकिन मौत का यकीन इन्हें कुछ पहले ही मार देता है। ये मेरा ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि कोई मुझसे इत्तेफाक करे। मैंने लम्हा मरते हुए आखिर फ़ैसला कर लिया कि एक बार ही मर जाना बेहतर है। मैं इस तरह इस मनुष्य लड़के की पेशगोई को ठुकरा सकता हूँ। वो कहता है बरसात के मौसम में मेरी मौत होगी। मैं कहता हूँ अभी होगी और इसी लम्हे होगी। ये लो, मैंने शीशी खोलकर ख्वाब और गोलियां निकल रहा हूँ। जितनी मेरी मुट्ठी में आएंगी इतनी हलक से उतार लूँगा। मैंने खिड़की से बाहर देख लिया है, न बादल गरज रहे हैं, न बिजलियाँ चमक रही है, न बारिश हो रही है। मैं इस कमीने की पेशगोई को पूरी तरह झुटला रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद टेप रिकॉर्ड खामोश रहा। इस पोल चलता रहा। फिर बशीर अहमद का कहका सुनाई दिया। वो कह रहा था, इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैंने मौत को अपने अंदर उतार लिया। अब अपने जिस्म के किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। मौत अगर मेरे अंदर से परवाज़ करेगी तो मेरी ज़िंदगी के साथ परवाज़ करेगी। कितना सुकून मिल रहा है। अब जबकि मुझे अपनी मौत का बिल्कुल यकीन हो गया है, तो मैं अपने इन तमाम जुराइम का इतराफ़ करता हूँ जो कानून की नज़रों से अब तक छुपे हुए हैं। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुनीर अहमद का कातिल मैं हूँ। मैंने ही इसके कार के पहिए के नट बोल्ट ढीले किए थे। मैं अपनी बीवी का कातिल हूँ। मैंने इस लड़के की पेशगोई से फ़ायदे उठाए। जब मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी माँ की चूड़ियाँ के टूटने की बातें कर रहा है, तो मैंने तदबीर सोचा कि जब भी भाईजान इस घर से कार में बैठकर जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ सकेंगे। दूसरी बार शायद काशिफ पेशगोई ना करता, लेकिन वो अपने एक हम उम्र साथी से कह रहा था कि वो क्या करे। इसे तस्वर में केक काटने का एक चाकू दिखाई देता है और इसके साथ ही एक औरत की लाश नज़र आती है। और ये बात वो अपनी मम्मी से नहीं कह सकता, क्योंकि सब इसे मनहूस कहते हैं और इसकी पेशगोई से डरते हैं। ये बात मैंने छुपकर सुन ली थी। मैंने इस मौके से भी फ़ायदा उठाया और अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद जब चाकू से कत्ल किया था, इसे काशिफ के हाथ में पकड़ा दिया। वो अपने होश व हवास में नहीं था, क्योंकि मैंने उसे वही हिजान इंजेक्शन लगा दिया था। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने इसे पागल बनाए रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। जब भी मुझे या पागल खाने के मेरे साथियों को शुबा होता कि इसे नॉर्मल करार दिया जाएगा या कोई अफसर संजीदगी से इसके मुतालिक तहकीक करेगा, तो हम में से कोई मौका पाकर इसे हिजान इंजेक्शन लगा देता था। इस तरह हम इसे पागल साबित करते आ रहे थे। चंद लम्हों तक फिर टेप रिकॉर्ड खामोश रहा। इस पोल चलता रहा। इसके बाद इसकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन ये क्या हो रहा है? जब मैं मर रहा हूँ तो मेरा दिमाग रोशन हो रहा है। मेरी समझ में कुछ आ रहा है। अगर वो पेशगोई करता था और इसकी बात सच होती थी और इसे वक्त से बहुत पहले कुछ मालूम हो जाता था, तो इसे ये क्यों नहीं मालूम होता था कि हम किस वक्त इसे हिजान इंजेक्शन लगाने वाले हैं? हाँ, इसे कभी ये मालूम ना हो सका और हम इसे इंजेक्शन लगा देते थे। फिर ये कि पेशगोई है क्या भला? और ये बालिश भर का छोकरा भला क्या पेशगोई करेगा? इसने कहा था कि इसने अपनी माँ की चूड़ियों को टूटते हुए देखा। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वाकई इसकी माँ बेवा हो जाती, इसका बाप मर जाता। ये तो मैं था जिसने इसके बाप को मारा था। इस तरह इसने हाथ में केक काटने का चाकू देखा था और किसी औरत की लाश देखी थी।
ज़रूरी तो नहीं था कि वो मेरी बीवी यानी काशिफ की चच्ची की लाश होती। वो तो मैंने इसकी चच्ची को कत्ल किया था। वो पागल का बच्चा कह सकता है कि ये इसकी पेशगोई थी, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि वो सब मेरा कातिलाना मंसूबे थे। ना 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझसे बड़ी नादानी हुई। मैंने ये गोलियां खाकर बड़ी गलती की। इसके साथ ही अबकाइयाँ की आवाज़ सुनाई दी। वो कै कर रहा था और साथ ही पागलों की तरह बड़बड़ाता जा रहा था। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे ये अक्ल पहले क्यों नहीं आई कि इसने बरसात के मौसम में मरने के लिए कहा है, तो ये इसकी पेशगोई है, लेकिन मैं वक्त से पहले मर रहा हूँ, तो ये मेरी खुदकुशी होगी। ओह खुदाया, पहले मेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आई। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। कदमों की आवाज़ सुनाई दी, फिर दब की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई। इसके बाद कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो टेप रिकॉर्ड पलंग के सरहाने रखा हुआ था। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि बशीर अहमद आखिरी वक्त बिस्तर पर धप से गिर पड़ा था और वहीं कराहर रहा था। शायद उठने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं और वो उठने के काबिल ना रहा हो। इसके बाद इसकी अजीब बेहंगम सी आवाज़ आती रही। इसके बाद वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती रहीं। फिर टेप रिकॉर्ड खामोश हो गया। इस पोल घूमता रहा, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई ना दी। समद बुखारी ने टेप को स्टॉप किया। इसके बाद रिवाइंड करते हुए कहने लगा, बशीर अहमद की तायद मैं भी करता हूँ। एक लड़का बचपन से सही पेशगोई करता है, ये बात नाकाबिल कबूल है। इसका एक सबूत यह है कि बशीर अहमद की मौत काशिफ की पेशगोई के मुताबिक नहीं हुई और ना ही काशिफ ने कोई सच्ची पेशगोई की थी। इसने हमारी हिदायत के मुताबिक एक झूठ बात कह दी थी। बेगम रो रही थी। ये बात सुनते ही उसने चौंक कर समद बुखारी को देखा, फिर गुस्से से चीखते हुए बोली, खुदा तुम लोगों को गारत करे, मैं इस लड़के को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी दिल से बद्दुआ निकलती है रहेंगी। अल्लाह इसे भी कोई ऐसा ही मनहूस दिन दिखाए और इसे आगही के अजाब में मुब्तला करे। समद बुखारी ने इस टेप को रिकॉर्ड से निकाल लिया। बेगम चीखती चिल्लाती और बद्दुआएं देती रही। हर शख्स एक ना एक दिन अपने अच्छे या बुरे अंजाम को पहुंचता है। बशीर अहमद भी अपने अंजाम को पहुंच गया था। कुछ अरसे बाद बेगम भी सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। तकरीबन 1 साल के बाद काशिफ अपने वालिद की दौलत और जायदाद कारोबार का मालिक व मुख्तार बन गया। इसके बाद 2 बरस तक वो अपने कारोबार में बुरी तरह मसरूफ़ रहा, लेकिन मसरूफियत के बावजूद साहिरा से मिलने की फुर्सत मिलती रही। वो एक ही काम घर में रहते थे। सुबह शाम एक दूसरे को देखते, एक दूसरे की मिजाज को अच्छी तरह समझते रहे। उनकी मोहब्बत उनकी उम्र के साथ जवान होती जा रही थी। आखिर 3 बरस के बाद उनकी शादी हो गई। साहिरा फूलों की सेज पर दुल्हन बैठी हुई थी। काशिफ ने कमरे में आकर देखा और बेख्तियार मुस्कुराने लगा। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसके पास आकर बैठ गया। फिर इसने घूंघट को उठाते हुए बोला, साहिरा तुम्हें याद है, अब से 3 बरस पहले मैंने पागल खाने में देखते ही कहा था तुम मेरी दुल्हन बनोगी। देखो तुम दुल्हन बनी, मेरे सामने बैठी हो। दुल्हन का सर झुका हुआ था। वह आहिस्ता से बोली, ये महज इत्तेफाक है, तुमने पहली बार देखा है। मैं तुम्हारी निगाहों में समझ गई, तुमने मुझे दिल में पसंद किया और वो इरादा हुस्न इत्तेफाक से पूरा हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं आज तक जो कहता रहा वो हुस्न इत्तेफाक से पूरा होता रहा? जी हाँ, इसका सबूत मिल चुके हैं। तुम्हारे चाचा की मौत तुम्हारी पेशगोई के मुताबिक नहीं हुई। मैंने वो पेशगोई नहीं की थी। अच्छा चलो, अच्छा चच्ची की कत्ल की बात ही ले लो। तुमने किसी मकतूल औरत को तस्वुर में देखा था, अपनी चच्ची को नहीं देखा था। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी पेशगोई से फ़ायदा उठाया और रास्ते के एक कांटे को दूर कर दिया। इस तरह तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे वालिद के हादसाई मौत का शिकार बना दिया। साहिरा, तुम मेरी बीवी होकर कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अपने शोहर की बातों पर एतमाद नहीं है? यकीन करो, मैंने पागल खाने के सलाखों के पीछे जिस काजी की आवाज़ सुनी थी, आज वही आवाज़ मेरे कानों में कह रही थी कि काशिफ मुनीर अहमद तुम्हारा निकाह शरई अहकाम के मुताबिक साहिरा बेगम दुख्तर कदीर बेग के साथ। वो आगे कह ना सका। साहिरा ने इसकी बात काट कर कहा, देखो काशी, ये कोई नई बात नहीं है। सभी निकाह इसी तरह पढ़ाया जाता है। तुमने पहली बार मुझे दुल्हन के रूप में देखा था तो तुम्हारे कानों में वही निकाह पढ़ने वाली की आवाज़ गूंजने लगी। अगर कोई महबूबा को दुल्हन के रूप में देखे और एक दिन अपनी दुल्हन बना ले तो इसका शुमार पेशगोई करने वालों में नहीं होता। वो नाराज़ होकर इसके पास से उठ गया, दूसरे सोफे पर बैठ गया। साहिरा ने घूंघट की ओर से देखकर पूछा, तुम वहाँ क्यों चले गए? इसने कोई जवाब नहीं दिया। दुल्हन ने पूछा, क्या नाराज़ हो गए? वो खामोश रहा। काशिफ, हमारी अज़वाजी ज़िंदगी की पहली रात है। हम आज से बहुत खुशगवार ज़िंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं। हमें अब मुस्कुराते रहना चाहिए। नाराज़गी अच्छी नहीं लगती। तुमने ही मेरी मुस्कुराहट ख़त्म कर दी। क्या एक शोहर ये बर्दाश्त कर सकता है कि बीवी से झूठा समझे? मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रही, सच्चा भी नहीं समझ रही हो। मैं तुम्हें सच्चा समझूंगी तो और किसे समझूंगी? सच्चा नहीं समझूंगी तो और किसे समझूंगी? तुमने पहली मुलाकात में कहा था मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। ये तुम्हारी सच्चाई है कि तुमने अपनी बात पूरी की। चलो, जो कुछ मैंने कहा वो मेरी नादानी थी। सचमुच मुझे इन ही बातों पर यकीन करना चाहिए जो तुम्हारी ज़बान से निकलती हैं। आइंदा मैं तुम्हें नाराज़ नहीं होने दूंगी। वो खुश हो गया। खुशी नेमत है और गम लानत है। इंसान की ज़िंदगी में लानत का हिस्सा ज़्यादा है और नेमत का कम। शायद इसीलिए इंसान आज तक नेमतों को गले लगाने का इतना आसान तरीक़ा दरियाफ़्त नहीं कर सका जितने आसान तरीक़े से लानतें गले पड़ जाती हैं। शादी के 10 माह बाद साहिरा के वालिद कदीर बेग का इंतकाल हो गया। साहिरा को अपनी बाप से
माँ का भरपूर प्यार मिला था और इसने बाप की ज़िंदगी में कभी माँ की कमी महसूस नहीं की थी। वो यकीनन बहुत दिनों तक गमज़दा रही, अपने बाप को याद करके रोती रही, लेकिन माँ बाप ख्वाह कितनी ही अजीज़ हों, शोहर औरत या शोहर की खातिर इन्हें एक दिन छोड़ देती है। साहिरा को भी काशिफ की मोहब्बत ने रफ्ता रफ्ता भुला दिया। दिन रात गुजरते गए। शादी की पेशगोई पूरी होने के तकरीबन 2 बरस तक काशिफ के तस्वुर में ऐसा कोई वाक़या नहीं आया जिसे वो अपने या किसी दूसरे के मुस्तक़बिल से वाबस्ता कर सकता था। दूसरे लफ्ज़ों में इसने साहिरा की मोहब्बत में ख़ुद को इतना गुम कर दिया था कि इसकी गैर मौजूदगी में भी आँखों के सामने वही होती थी। जब वही वो हो तो फिर भला किसी और का तस्वुर कैसे कायम हो सकता था। 2 बरस के बाद इसे कारोबार के सिलसिले में फैसलाबाद जाना पड़ा और सुबह और शाम तक साहिरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता था। साहिरा भी फ़ोन के ज़रिए दिन में एक आध बार उससे रब्ता कायम रखती थी। आमतौर पर शोहर शादी के 1 आध साल बाद ही ज़रा बीवियों से दूर भागने लगते हैं। वो अपनी शरीकी हयात से मोहब्बत ज़रूर करते हैं, लेकिन ज़रा दूर दूर से। काशिफ की बात कुछ और थी। इसे ज़िंदगी में पहली बार किसी की मोहब्बत मिली थी तो वो साहिरा थी। रिश्तों की अपनायत, मोहब्बत और एतमाद सब कुछ साहिरा की ज़ात से था, वरना जन्म देने वाली माँ ने तो इसे पागल खाने भेज दिया था। लिहाजा अगर वो साहिरा को दीवानावार चाहता था तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो फैसलाबाद जाना नहीं चाहता था। साहिरा ने ज़िद की इसे जाना चाहिए। वहाँ मुल्क के तमाम टेक्सटाइल मिल्स के मालिकान की अहम मीटिंग थी और इसमें काशिफ की शिरकत ज़रूरी थी। साहिरा ने कभी रूट कर और कभी मोहब्बत से मना कर इसे फैसलाबाद भेज ही दिया। वो सुबह की फ़्लाइट से गया। मीटिंग शाम को होने वाली थी। इसने सोचा रात की किसी फ़्लाइट से वापस आ जाएगा, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना मीटिंग अगले दिन सुबह तक मुलतवी कर दी गई। लिहाजा इसे इस रात फैसलाबाद में रहना पड़ा। इसने ट्रंक कॉल के ज़रिए साहिरा को मौजूदा हालात से आगाह किया। इसे देर तक बातें करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया। बातें करने के दौरान वो इसके सामने मुस्कुरा रही थी। रिसीवर रखने के बाद भी वो निगाहों के सामने मौजूद थी, लेकिन वो अपने ख्याली साहिरा को छू नहीं सकता था। रात का खाना खाने से पहले वो होटल के कमरे में तन्हा बैठा हुआ था। इसने कमरे की रोशनी को ज़रा मध्यम कर लिया था ताकि नीम तारीकी में साहिरा का तस्वर ज़्यादा वाज़ेह हो सके, ख्याल पर हकीकत का गुमान हो सके। ऐसे वक्त में उसने तस्वुर को मुस्तकबिल के आईना बनते देखा। उसने देखा साहिरा अपने बेडरूम में सो रही है। कमरे के बाहर दूर कहीं से टन टन की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई घड़ियाल रात को घंटा बजाकर सही वक्त बता रहा हो। काशिफ इस टन टन की आवाज़ को उसको गिनने लगा। 12 तक गिनती हुई। इसके बाद आवाज़ बंद हो गई। इसका मतलब यह था कि आधी रात गुजर चुकी है और साहिरा महव ख्वाब है। इसी वक्त सियाह लिबास में कोई नज़र आया। इसका चेहरा भी सियाह नकाब में छुपा हुआ था। वो साहिरा के करीब आ रहा था। काशिफ का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह चाहता था कि चीख कर साहिरा को बेदार करे, लेकिन वो ख्याली साहिरा को कैसे बेदार कर सकता था। वो बेचैनी से पहलू बदलते हुए मजबूर और बेबस तमाशाई की तरह मंजर को देखने लगा। सियाह नकाबपोश ने करीब पहुँचते ही साहिरा के मुंह और नाक पर हाथ रखा। इतने ज़ोर से रखा कि वो नींद से बेदार होने के बावजूद खुद को ना छुड़ा सकी। इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलने लगी, तड़पने लगी, जिस तरह मछली पानी से निकलकर फड़कती रहती है। फिर इसका जिस्म धीरे धीरे सख्त होता चला गया। काशिफ पर जैसे सख्त तारी हो गया। वो दीदे फाड़ फाड़ कर मुस्तकबिल के आईने में झांक रहा था। साहिरा बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब वो सियाह नकाबपोश नज़र नहीं आ रहा था। इसकी जगह चंद हाथ नज़र आए। वो साहिरा को छूकर टटोल कर देख रहे थे। फिर उन्होंने उस पर एक सफ़ेद चादर डाल दी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।